प्रधानमंत्री के संबंध में चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री के बारे में जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है। और प्रधानमंत्री जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है, यानी प्रधान होता है। एक्चुअली में राष्ट्रपति के कार्यों के संचालन के लिए राष्ट्रपति को एक एग्जीक्यूटिव पावर की आवश्यकता पड़ती है, जो राष्ट्रपति के कार्यों का संचालन कर सके और राष्ट्रपति जिनके द्वारा कार्य करवा सके। तभी हमें जो है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की आवश्यकता पड़ी। और भारत में जो संवैधानिक लोकतंत्र है, ये संवैधानिक लोकतंत्र में एक पूरी व्यवस्था हमें ऊपर से नीचे तक व्यवस्थित चाहिए, जो राष्ट्रपति कि अपने कार्यों को जो है ना प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर सके। इसलिए जो है ना हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर की आवश्यकता पड़ती है। संविधान के आर्टिकल 74 में प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है, यानी उसे जो है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड माना जाता है। जबकि आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री के अपॉइंटमेंट से संबंधित वक्तव्य दिए गए हैं। अर्थात आर्टिकल 75 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है ना प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री बनता कौन है, प्रधानमंत्री के बनने की योग्यताएं क्या हैं, प्रधानमंत्री का कार्य क्या होता है और किन किन कार्यों के संबंध। और प्रधानमंत्री के अपने जो हाउस होते हैं, मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस मतलब कहने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में इस प्रधानमंत्री की इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भूमिका क्या होती है, अब इसके संबंध में अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मंत्री परिषद होती है, एक प्रधानमंत्री होता है, यानी जो आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव के पश्चात जो दल पूर्ण बहुमत में आता है तो राष्ट्रपति उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। राष्ट्रपति जब उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है या प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है, तब फिर प्रधानमंत्री रिकमेंड करता है राष्ट्रपति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। प्रधानमंत्री रिकमेंड करता है, इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री लिस्टिंग करता है और राष्ट्रपति को सौंपता है। तब इस आधार पर जो है ना, उसी आधार पर जो है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट होता है, यानी मंत्री परिषद का, संघीय मंत्री परिषद का अपॉइंटमेंट होता है। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री फिर रिकमेंड करता है उनके विभागों के आवंटन के लिए। तब फिर जो है ना उन मंत्रियों को, जो मंत्री बनाए गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, उन मंत्रियों के विभागों का आवंटन होता है। यहाँ पे जो है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हम ऐसे देखते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में विभिन्न प्रकार के मंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री होता है, फिर कैबिनेट मंत्री होते हैं। पहले प्रधानमंत्री होता है, एक न्यूज़पेपरों के द्वारा दिए गए कुछ खास महत्वपूर्ण मंत्री संघीय व्यवस्था के, जिनका अपना बहुत बड़ा अस्तित्व होता है, उसे किचन कैबिनेट भी कहा जाता है। और इसके बाद जो है ना कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। फिर इसके बाद जो है ना राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, और जो संघीय मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार भी कुछ मंत्री होते हैं। ऐसी स्थितियों में इन सब का हेड जो है ना प्रधानमंत्री होता है, और ये अपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये अपने हेड को चुनते हैं। अब प्रधानमंत्री के संबंध में आता है कि राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तो क्या ये विवेकाधिकार है उसका। देखो, जब कोई दल बहुमत में होता है तो यहाँ पर राष्ट्रपति का विवेकाधिकार नहीं होता है। राष्ट्रपति का विवेकाधिकार का यूज़ राष्ट्रपति तब करता है जब कोई दल बहुमत में नहीं हो, और ऐसी स्थिति में जो है ना सरकार बनाने के लिए किसी मतलब ऐसे दल की आवश्यकता होती है जो राष्ट्रपति की नज़रों में सरकार बनाने में सक्षम है। राष्ट्रपति को जब लगता है कि संबंधित दल सरकार बना सकता है और बहुमत सिद्ध कर सकता है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति विवेकाधिकार का यूज़ करके जो है ना उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। फिर उसे टाइम देता है, संभवतः 1 माह से जो है ना अधिक का टाइम नहीं मिलता है। फिर उसे अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए टाइम देता है, जिसको उसने प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इसी संबंध में हम देखते हैं कि 1979 में चरण सिंह, 1989 में बीपी सिंह,
प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए थे। 1991 में मध्यावधि चुनाव में बहुमत न मिलने पर पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे और राष्ट्रपति ने उन्हें आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में 11वीं और 12वीं लोकसभा में वाजपेयी नियुक्त हुए थे, अटल जी। और मंत्रिपरिषद के प्रति अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है, उसकी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ऐसे ही आपने देखा होगा, यदि किसी मंत्री को ब्लेम्ड हो जाता है तो फिर ऐसी अवस्था में जो है ना दबाव डाल के उस मंत्री से रिज़ाइन करवा दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है और वो रिज़ाइन नहीं करता है तो राष्ट्रपति पूरी मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इसी संदर्भ में हम देखते हैं। 1979 में मोरारजी देसाई बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और इसके बाद जो है ना वाई चौहान को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन चौहान ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। तब चौधरी चरण सिंह को आमंत्रित किया गया था और उन्होंने सरकार बनाई थी। पीएम की योग्यता के संबंध में जो है ना सामान्य जो प्रोसेस है वही लिया जाता है जो सदस्य के लिए लिया जाता है। 25 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो, भारत का नागरिक हो और लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, यही उसके लिए जो है ना प्रोसेस अपनाया जाता है। यही प्रोसेस जो है ना आपके सांसद के लिए भी अपनाया जाता है। अब बात आती है लोकसभा का सदस्य होना चाहिए राज्यसभा का। देखो, प्रधानमंत्री पद के लिए लोकसभा या राज्यसभा का किसी एक का सदस्य होना चाहिए, इस प्रकार का प्रोविज़न है। जैसा कि हमने देखा था कि इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया था उन्होंने, और प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे थे। इसके लिए कोई व्यक्ति अगर राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं है तब क्या वो प्रधानमंत्री बन सकता है? हाँ, अगर कोई व्यक्ति जो है ना बहुमत दल का नेता है और उसे राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री अपॉइंट करता है तो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी का भी सदस्य नहीं है तब भी वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, बशर्ते उसे 6 माह के अंदर जो है ना किसी एक सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। अगर वो किसी एक सदन की सदस्यता नहीं ले पाता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है और प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने से मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, यानी दोबारा मंत्रिपरिषद का गठन होगा। ऐसा भी नहीं किया जा सकता है कि 6 महीने के पहले उसने रिजाइन दे दिया और फिर इसके बाद अगले चरण में उसी दल ने जो है ना अपना बहुमत दल का नेता उसे चुन लिया और इसके बाद राष्ट्रपति ने उसे फिर प्रधानमंत्री बना दिया, फिर 6 महीने पहले उसने इस्तीफा दे दिया। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। एक बार अगर वो अपना जो है ना सदस्य नहीं बन पाया दोनों सदनों में से किसी एक का, तो फिर उसे अगली बार अगर प्रधानमंत्री बनना है तो किसी एक सदन का सदस्य होने के बाद ही उसे जो है ना प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, अन्यथा ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं रखा गया है। 1967 के आसपास देखते हैं कि 1967 में इंदिरा गांधी जो है ना राज्यसभा की सदस्य रही थी और राज्यसभा की सदस्य रहते हुए जो है ना वो प्रधानमंत्री बनी थी। मनमोहन जो है वो 2 बार जो है ना असम राज्य की जो है ना मेंबरशिप से, राज्यसभा की मेंबरशिप से जो है ना सदस्य रहे थे और उसके आधार पर जो है ना वो प्रधानमंत्री 2 बार चुने गए थे। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री के कार्य क्या होते हैं। देखो, प्रधानमंत्री के कार्य जो राष्ट्रपति के कार्य होते हैं उनका संचालन करना होता है, राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करना होता है और जो राष्ट्रपति के द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं उनका इम्प्लीमेंट करना होता है। प्रधानमंत्री जिस हाउस में, मतलब लोकसभा, हम लोकतंत्र हैं तो हमारे लिए जो लोकप्रिय सदन है वो लोकसभा है। लोकसभा में प्रधानमंत्री जब बैठता है तो प्रधानमंत्री की जवाबदेहिता और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जवाबदेहिता बनती है भारत की जनता के प्रति, सदन के सदस्यों के प्रति या इस देश की व्यवस्था के प्रति उनकी जवाबदेहिता बनती है और उनके द्वारा जो कृत कार्य हैं, जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी जवाबदेहिता बनती है कि कितने कार्य उन्होंने अब तक किए हैं, आगे उनका क्या योजना है, आगे कार्य करने का क्या प्लान है, अभी कितना हम बजटिंग करेंगे, कितना हम किन क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं, इन सब की जवाबदेहिता प्रधानमंत्री उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बनती है। और ये राष्ट्रपति के नाम से भारत में या उसके ऑर्डर से ये लोग काम करते हैं, ये पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करती है, इसलिए इसे एग्जीक्यूटिव पावर भी कहा जाता है, इसे कार्यपालिका भी कहा जाता है। सदन
प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को नियंत्रित करती है, सदन को नियंत्रित नहीं करता। देखो, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सदन का एक छोटा सा पार्ट होता है। सदन का जो हेड होता है वो स्पीकर होता है। सदन के जो सदस्य होते हैं उनके अपने विशेषाधिकार होते हैं, उनके अपने राइट्स होते हैं, और वो जवाब मांग सकते हैं इस पार्ट से कि अब तक आपने देश के विकास के लिए क्या किया, अब तक आपकी क्रियाविधि क्या है, आपकी योजनाएं क्या हैं, आप लोक कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं, इन सब के बारे में वो जवाब मांग सकते हैं। इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द हाउस, एक छोटा सा पार्ट होता है हाउस का। अपन को इस संदर्भ में देखना है। यहाँ पर देखते हैं कि एक नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री थे, वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है, और पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो किसी गैर दल की सहायता से, यानी पूर्ण बहुमत के साथ जो है ना, वो सत्ता में आए थे। ये भी एक यहाँ से क्वेश्चन फॉर्मेट हो सकता है। आर्टिकल 75 में ये दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति 6 माह के अंदर सदन का सदस्य नहीं बन पाता है या सदन की सदस्यता से हट जाता है, तो वो ऑटोमेटिक प्रधानमंत्री के पद से उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा, और वो वहाँ से उसे मतलब वो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा या मंत्री नहीं रहेगा। फिर से आप मेरी बात को समझिए। यदि कोई व्यक्ति सदन की सदस्यता से हट जाता है या सदन की सदस्यता नहीं है, तो वो 6 माह तक 6 माह के अंदर उसे सदन की सदस्यता लेना पड़ेगी, और अगर सदन की सदस्यता से हट जाता है या सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे देता है, तो उसे पीएम पद से भी इस्तीफा देना पड़ता है। इस प्रकार के जो चीज़ है कभी राज्यसभा में आ सकती है। जैसे कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बना है, तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जब वो राज्यसभा का सदस्य बना है, तो राज्यसभा का सदस्य 6 वर्ष के लिए होता है। मान लो वो 4 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य रह चुका है, अब उसके 2 वर्ष शेष बचे हैं। इसके बाद आम चुनाव हो गया लोकसभा का। आम चुनाव के बाद जो है ना, उसे बहुमत दल ने अपना नेता चुन लिया और वो राज्यसभा का वर्तमान में सदस्य है। तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए उसे केवल 2 साल हैं। ऐसी स्थिति में वो 2 साल ही प्रधानमंत्री के पद पर रह सकता है। अगर आगे प्रधानमंत्री के पद पर उसे रहना है, तो उसे राज्यसभा का सदस्य फिर से चुना जाना चाहिए, या वो लोकसभा की किसी सीट से खड़ा होकर जो है ना, फिर लोकसभा की सदस्यता ग्रहण कर सकता है, तभी वो आगे प्रधानमंत्री बना रहेगा। इस प्रकार का जो है ना प्रोसेस इसमें दिया गया है। प्रधानमंत्री किस स्थिति में अपने पद पर बना रह सकता है और किस स्थिति में उसे अपने पद को त्यागना पड़ेगा? देखो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर इस पद को छोड़ सकता है, या जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए या वह दल विश्वास मत हासिल न कर सके, तो राष्ट्रपति के द्वारा उसे बर्खास्त किया जा सकता है। आर्टिकल 75(1) में प्रधानमंत्री के कार्य और अधिकार, अन्य मंत्रियों के विभागों का आवंटन, अन्य मंत्रियों का अपॉइंटमेंट के संबंध में जो है ना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। मंत्रिमंडल का त्यागपत्र स्वीकार करने की सिफारिश करता है, मंत्रियों के त्यागपत्र स्वीकार करने की सिफारिश करता है, और सिफारिश राष्ट्रपति से करता है। और यदि कोई मंत्री कोई गैर संवैधानिक कार्य करता है, तो संबंधित मंत्री के त्यागपत्र को संबंधित मंत्री से त्यागपत्र दिलवाता है और राष्ट्रपति से उसके त्यागपत्र को स्वीकार करने की सिफारिश करता है। आर्टिकल 74(1) में देखते हैं कि प्रधानमंत्री का जब त्यागपत्र दे देता है, तो पूरी मंत्रिमंडल का विघटन हो जाता है। संघ की कार्यपालिका का प्रधान होने के नाते वो राष्ट्रपति के सभी विषयों के बारे में जानकारी देता है। आर्टिकल 78 के तहत प्रेसिडेंट को सूचना देने के लिए जो है ना, प्रधानमंत्री बाध्य होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी प्रकार की कोई सूचना मंगा सकता है। मंत्रिमंडल की बैठक की वह प्रधानमंत्री अध्यक्षता करता है, और जब वो प्रेसिडेंट चाहता है कि किसी विषय पर मंत्रिपरिषद विचार करे, तो पीएम को सूचित करता है। वह
राष्ट्रपति पीएम को सूचित करता है। अब इसको दूसरे संदर्भ में हम देखते हैं कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जिसको कार्यों का संचालन करवाना है, जिसको जो नियम विधियां बनाएंगे, जो कानून बनाए गए हैं उनका इम्प्लीमेंट करवाना है। ये प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो कार्यों का संचालन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट के कार्यों का संचालन कर रहे हैं। तो कोई भी मंत्री राष्ट्रपति से नहीं मिल सकता है, मतलब इस संवैधानिक विधान के तहत। तो पीएम क्या होता है? पीएम मीडिएटर होता है। राष्ट्रपति और सिस्टम के बीच पीएम मीडिएटर होता है। आपने देखा हो जितने भी आपके वर्क होते हैं, वास्तविक रूप से देखा जाए तो जितने भी आपके वर्क होते हैं वो प्रधानमंत्री के रास्ते से ही जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो कॉलेजियम है, जो कॉलेजियम होता है, कॉलेजियम ने अपना रिकमेंड किया संबंधित व्यक्ति को जो है ना सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जाए, तो ये जज नियुक्त करने का काम तो राष्ट्रपति का है। कॉलेजियम ने रिकमेंड कर दिया, तो क्या ये कॉलेजियम राष्ट्रपति तक पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती है। क्या ये कॉलेजियम का सिस्टम प्रेसिडेंट तक जाता है? नहीं जाता है। प्रेसिडेंट जब चाहे कॉलेजियम के किसी सदस्य यानी सुप्रीम कोर्ट के मेंबर्स से या कॉलेजियम से एडवाइस ले सकता है, लेकिन ये सिस्टम वैधानिक रूप से अपने आप वहाँ नहीं पहुँचता है। तो ये सिस्टम फिर कहाँ जाता है? फिर ये सिस्टम जो है ना, ये प्रधानमंत्री के रास्ते से जाता है। मंत्रिपरिषद के यानी आपके कैबिनेट के पास जाता है, कैबिनेट उसे जो है ना पीएम को सौंपती है और फिर पीएम के द्वारा जो है ना राष्ट्रपति के पास जाता है। तब राष्ट्रपति संबंधित व्यक्ति को जो है ना, जिसके लिए रिकमेंड किया गया है कॉलेजियम ने, उसको जो है ना सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करती है। और भी कोई भी काम हो तो देखो, राष्ट्रपति से फिर कौन कौन मिल सकता है? राष्ट्रपति से राज्यपाल सीधे तौर पे मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वो प्रतिनिधि होता है उसका। राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वो मीडिएटर होता है एग्जीक्यूटिव पावर एंड अदर्स पावर का प्रेसिडेंट के लिए, वो मीडिएटर होता है। ये विधान आपके मिल सकते हैं। अगर आपके कोई मतलब थल सेना अध्यक्ष को या वायु सेना अध्यक्ष को या इनसे राष्ट्रपति मिलना चाहे तो मिल सकता है। ये भले ही इनका हेड होता है, लेकिन अगर इन लोगों को मिलना है तो इन लोगों को इसी रास्ते से मिलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोक के द्वारा चुना गया सिस्टम को सर्वोपरि रखा गया है। लोगों ने जिन व्यक्तियों को, जिन प्रतिनिधियों को चुना है और उन प्रतिनिधियों से जो सरकार चुनी गई है और उन सरकार से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई गई है, उससे जो पीएम बनाया गया है, इस पूरे रास्ते के पास ज़्यादा पावर है। इसलिए हमारी पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम का वास्तविक प्रधान जो है ना, वो प्रधानमंत्री होता है और उसकी संघीय परिषद होती है। और हमारे यहाँ जो सामान्य जो व्यवस्था होती है उसमें जो है ना, जो सुप्रीम पावर को देखते हैं, जो एक तरह से संवैधानिक विधान से, वो राष्ट्रपति को देखते हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि प्रधानमंत्री के जो कार्य होते हैं, प्रधानमंत्री के जो वर्क करने के तरीके होते हैं, उसकी जो भावनाएं होती हैं, उसके जो संवैधानिक विधान होते हैं, अगर कभी ऐसा हो जाए कि प्रधानमंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गैर संवैधानिक कार्य करती है या इस प्रकार से जो कोई प्रोसेस अपनाती है, विधियों का उल्लंघन करती है, तो राष्ट्रपति इस सिस्टम को बर्खास्त करने की जो है ना वो ताकत रखता है। यहाँ पे हमारे संविधान में सब कुछ चेक एंड बैलेंस किया गया। देखो, एक तरफ तो हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जो है ना बहुत ताकत रखता है, राष्ट्रपति एक तरह से कठपुतली है। वहीं दूसरी तरफ जो है ना राष्ट्रपति को बर्खास्त करने की ताकत दी गई है, यानी पावर दिए गए हैं, तो वहाँ हमें लगता है कि राष्ट्रपति बहुत ताकतवर है। तो पूरे संविधान को हमने चेक एंड बैलेंस किया है। इसी चेक एंड बैलेंस के नज़रिए से हमें पीएम को पढ़ना है और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पढ़ना है। प्रत्येक मंत्री जो जिस विभाग का अध्यक्ष होता है, उस विभाग के प्रति उसकी जवाबदेही होती है। और इन सबका मुखिया होने के नाते, प्रधानमंत्री मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री की उनके प्रति जवाबदेहिता तय होती है, भारत की जनता के प्रति जवाबदेहिता तय होती है, और उधर राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेहिता तय होती है। मतलब पीएम बहुत सारी जवाबदेहिताएं रखता है, पीएम बहुत सारे कार्य करता है। जितने उसके पास अधिकार होते हैं उतनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटियां होती हैं।